नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपके अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अभी आपकी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिंदी के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। जल्द ही आपको एसएससी जीडी के लिए आपको जीएस की सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। और हम जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दें, जो पुराने बच्चे हैं वो जनरली सब जानते ही होंगे। हम इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करते हैं। हम इस सीरीज में क्या क्या लेकर के आते हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित चीज़ें लेकर के आते हैं, जिसमें आपको प्रशासनिक शब्दावली देखने को मिलती है और आपको व्याकरण शब्दावली देखने को मिलती है, व्याकरण देखने को मिलती है और पैराग्राफ मिलेंगे और लास्ट पॉइंट जो होता है वो हमारा अपडेटेड क्वेश्चन का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर हमें तो चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, तो प्लीज़ आप सभी अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के चैनल पर जब जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बनवा दी है और उसमें क्लासेस चल रही है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की, जो कि आपके चाहे तो आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी अन्य एग्जाम की। जब आप उस क्लास को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आप कहीं भी अपना क्वेश्चन ला जा करके लगा लें, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों के बारे में। अब हम बात कर ले रहे हैं इस क्लास की पीडीएफ की। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे, या फिर आप अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन से जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि ये पीडीएफ हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ये पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो प्लीज़ बस मैं तो ये चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि देखो आप सभी तक ये वीडियो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, बस ये 2 ही चीज़ चाहिए मुझे, और अपने दोस्तों से कराना है। तो चलिए अपना हम आज का प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जो कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी। देखिए, मैंने क्या वादा किया था आपसे कि जब हम एसएससी जीडी के बारे में पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे ना। देखो, मैंने इसमें न्यू पैटर्न पर आधारित चीज़ें दी, जिसमें हमने प्रशासनिक शब्दावली ली है, व्याकरण ली है और हिंदी शब्दावली को कवर किया है और पैराग्राफ भी लेकर के आए हैं, और उसमें अपडेटेड क्वेश्चंस भी हमने लाने की पूरी कोशिश की है। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से बचेगा, आप ये सोचें ना। तो हमारा प्रश्न है, देख ही सकते हैं आप, शब्दावली का प्रश्न आपको देखने को मिल गया। नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी। अपरिचित, अराजपत्रित का इंग्लिश में शब्द क्या होगा। ये एक शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली, जो प्रशासन में यूज की जाती है। तो वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो हमारा क्या प्रश्न है, अराजपत्रित का क्या अर्थ होता है, नॉन एसेंशियल, और ऑप्शन बी नॉन गजिटेड, और ऑप्शन सी हमारा नॉन इंटरेस्ट वेयरिंग, और ऑप्शन सी डी हमारा नॉन एक्सेप्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। तो अराजपत्रित का मतलब होता है नॉन गजेटेड। अब इन तीनों शब्द के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि आगे प्रश्नों में हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे इस सीरीज में। मैं जब इस प्रश्न को इस क्लास में लाया हूं तो अगली क्लास में आपको ये प्रश्न नहीं मिलेगा। रीजन, जिन बच्चों से आता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं आता होगा वो बच्चे नोट डाउन कर लेंगे और उसे अपना, जब क्लास में आया करें ना आप, तो 10-15 मिनट पहले आप रिवाइज करके आया करें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी, अराजपत्रित इसका राइट आंसर होगा। समझ गए आप इसके बारे में। तो हमारा इसका राइट आंसर नॉन गजेटेड इसका राइट आंसर होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको 10 से 15 मिनट के बाद ही आपके अदम्य कैरियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। जैसी क्लास समाप्त होगी वहां पर मिल जाएगी। अपना क्लास जब समाप्त हो जाएगी तब आपको अपना, सबसे पहले अपने स्टेट का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद अपना SW प्रश्न का जवाब देना है, उसके बाद आपको अपना माई स्कोर लिखना है कि कितना स्कोर बना है आपका, क्योंकि हमने इसमें 18 क्वेश्चन आपका टारगेट रखा है, 20 क्वेश्चन टोटल है, तो 18 क्वेश्चन प्लस आपके हो जाने चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपना फीडबैक देना है, जब लास्ट में लिखेंगे माई स्कोर के बाद अपना फीडबैक लिखना है कि क्लास कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो बताएं, या कोई भी चीज़ ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, थाने में प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों का लिखित विवरण कहाँ दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए केस फाइल में, ऑप्शन बी ड्यूटी डायरी में, ऑप्शन सी रिपोर्ट फोल्डर में, और ऑप्शन डी अभिलेख रजिस्टर में। तो हमारे सेकंड प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी थाने में जो प्रतिदिन होने वाली गतिविधि है का लिखित विवरण कहाँ दर्ज किया जाता है, केस फाइल में, ड्यूटी डायरी में, रिपोर्ट फोल्डर में, या अभिलेख रजिस्टर में। तो हमारे सेकंड प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, यानी ड्यूटी डायरी इसका राइट आंसर होगा।
यानी ड्यूटी डायरी इसका राइट आंसर है। यानी थाने में प्रतिदिन होने वाली गतिविधि को क्या कहेंगे, ड्यूटी डायरी कहेंगे। समझ गए इसके बारे में आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा, पुलिस कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली आधिकारिक पोशाक क्या कहलाती है। ऑप्शन ए पोशाक, ऑप्शन बी चिन्ह, और ऑप्शन सी हमारा पहचान, और ऑप्शन डी हमारा वर्दी। ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो सिली मिस्टेक होती है तो बच्चा बहुत परेशान होता है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी गलतियां करें वो सब इस क्लास में कर लें, एग्जाम हॉल में एक भी गलती ना करें। क्यों, यहाँ तो आप 10 भी गलतियां करेंगे तो वो माफ़ी होगी। कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसे आप नोट डाउन कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में करेंगे तो उसका कोई होगा अर्थ, कुछ नहीं होगा, उससे आपका केवल नुकसान होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है तो वो आप जानते ही हैं। तो ये प्रश्न सरल है तो इसका राइट आंसर डी होगा। यानी कि तीसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर डी, यानी पुलिस कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली आधिकारिक पोशाक क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है वर्दी। समझ गए इसके बारे में आप। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें तो हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, थाने का मुख्य प्रहरी अधिकारी किस नाम से जाना जाता है। ये प्रशासनिक शब्दावली है और इसमें से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। थाने का मुख्य प्रहरी अधिकारी किस नाम से जाना जाता है, यानी चौथे प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, थानाध्यक्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निरीक्षक, और ऑप्शन सी हमारा अधीक्षक, और ऑप्शन डी हमारा अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जब आप ऐसा मान लें कि आपका समय बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है तो आप अधिकारी भी छू सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत जवाब होगा। और अधीक्षक भी नहीं आएगा, निरीक्षक भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर होगा थानाध्यक्ष, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप। यानी थाने का मुख्य प्रभारी अधिकारी किस नाम से जाना जाता है, ये थानाध्यक्ष नाम से जाना जाता है। समझ गए आप इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा। अब बच्चे कहेंगे इतना लंबा प्रश्न, भाई पैराग्राफ भी आएगा आपके एग्जाम में। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हम सरल सरल प्रश्न करके बस सेठ बन जाएं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको भले ही सोचने समझने में अच्छा लग सकता है, पर वो एग्जाम में जब चीज़ नहीं आएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या है, किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। देखिए ये पैराग्राफ है, उसका एक प्रश्न है, उसका ये ऑप्शन है, इसका जवाब देना है। लेकिन प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको अपना वो भी तो पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। तो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसका हम प्रश्न की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आज के ऑप्शन पे बात जाएंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है, किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन नकली नोटों, फिरौती और विदेशों से मिलने वाले अवैध चंदे से आता है। देखो किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये धन नकली नोटों, फिरौती और विदेशों से मिलने वाले अवैध चंदों से आता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग के मामले की जांच के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं। यदि आतंकियों की धन आपूर्ति की श्रृंखला जैसे कि सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाए तो उनकी गतिविधियों पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है। वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि FIU संदिग्ध बैंक लेन देन की सूचना NIA और अन्य एजेंसियों को देती है। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। यानी हमने अभी गद्यांश पढ़ लिया, अब आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर किस बात का देना है, उत्तर आपको प्रश्न का देना है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है आतंकी गतिविधियों के लिए धन कहां से आता है। ऑप्शन ए सरकारी अनुदान से, ऑप्शन बी व्यापारी कर से, ऑप्शन सी नकली नोटों, फिरौती और अवैध चंदे से, ऑप्शन जी हमारा कृषि ऋण से। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन कहां से आता है, तो यहां पर लिखा है किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन नकली नोटों, फिरौती और विदेश से मिलने वाले अवैध चंदे से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखो जिसे चैप्टर वाइज पढ़ना है ना, तो आपके चैनल पर सीरीज शुरू कर दी गई है। ये आपका अपना पर्सनल चैनल है, ठीक है, तो इसे आप अपना अलग ना सुने। जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो हमारा परिवार का सदस्य है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ें, तो आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, तो उनसे भी आप जरूर जुड़ें। तो हमारा छठा प्रश्न क्या कहता है, किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये धन नकली नोटों, फिरौती और विदेश से मिलने वाले अवैध चंदे से आता है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग के मामले की जांच के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएल जैसे कड़े कानून बनाए हैं। यदि आतंकियों की धन आपूर्ति की श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाए तो उनकी गतिविधियों पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है। वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआईयू संदिग्ध बैंक लेन देन की सूचना एनआईए और अन्य एजेंसियों को देती है। तो ये हमारा गद्यांश है। इसका प्रश्न क्या है, पढ़े आप। हमारा प्रश्न है आतंकी फंडिंग की जांच के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और ऑप्शन सी रेल विभाग, और ऑप्शन डी नगर विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, देखिए कहां पर लिखा है आतंकी फंडिंग की जांच के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है। देखो यहां पर क्या लिखा है, किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये धन नकली नोटों, फिरौती और विदेश से मिलने वाले अवैध चंदे से आता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग के लिए मामले की जांच के लिए सशक्त बनाया है। तो कौन सी एजेंसी, 20 का राइट आंसर होगा। कौन सी एजेंसी है वो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसका राइट आंसर है। समझ गए इसके बारे में आप, यानी भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। अब हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न में भी गद्यांश है और उसका जवाब देना है। हमारा गद्यांश है किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन नकली नोटों, फिरौती और विदेश में मिलने वाले अवैध चंदे से आता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग के मामले की जांच के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं। यदि आतंकियों की धन आपूर्ति की श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाए तो उनकी गतिविधियों पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है। विशेष वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआईयू संदिग्ध बैंक लेन देन की सूचना एनआईए और अन्य एजेंसियों को देती है। ये गद्यांश है। इसका प्रश्न क्या है, आतंकी गतिविधियों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। ऑप्शन ए भाषण देना केवल, ऑप्शन बी क्या पूछा है, आतंकी गतिविधियों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, केवल भाषण देना। ऑप्शन बी स्कूलों को बंद करना, ऑप्शन सी इंटरनेट की गति बढ़ाना, और ऑप्शन डी हमारा उनकी धन आपूर्ति यानी की श्रृंखला को तोड़ना। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा सातवें प्रश्न का, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी कि उनकी धन आपूर्ति की श्रृंखला को तोड़ देना, इसका राइट आंसर। देखो आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, प्लीज मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी कराएं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और देखो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो मैं भी तो बस ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी क्लास को, अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं। बस मैं ये चाहता हूँ आपसे। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न क्या कहता है, किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये धन नकली नोटों, फिरौती और विदेश में मिलने वाले अवैध चंदे से आता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग मामले की जांच के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए जैसे कड़े कानून बनाए हैं। यदि आतंकियों की धन आपूर्ति की श्रृंखला यानी सप्लाई चैन को तोड़ दिया जाए तो उनकी गतिविधियों पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है। वित्तीय खुफिया इकाई संदिग्ध बैंक लेन देन की सूचना एनआईए और अन्य एजेंसियों को देता है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। कौन सी इकाई संदिग्ध बैंक लेन देन का पर नजर रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्तीय खुफिया इकाई, ऑप्शन बी पर्यटन विभाग, और ऑप्शन सी शिक्षा विभाग, और ऑप्शन डी खेल विभाग। तो हमारे आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो वित्तीय खुफिया इकाई इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 9वां प्रश्न है। अभी आपके पैराग्राफ ही चल रहे हैं और कितने पैराग्राफ है मैं आपको अभी बताता हूं। बस ये लास्ट ही पैराग्राफ है, उसके बाद अपनी प्रशासनिक शब्दावली, व्याकरण आदि चलेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न कहता है हमारा, किसी भी आतंकी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये धन नकली नोटों, फिरौती और विदेशों से मिलने वाले अवैध चंदे से आता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग के मामलों की जांच के लिए सशक्त बनाया है।
इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं। यदि आतंकियों की धन संपत्ति की श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाए तो उनकी गतिविधियों पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है। वित्तीय खुफिया इकाई संदिग्ध बैंक के उपयुक्त लेन देनों की सूचना NIA और अन्य एजेंसियों को देती है। तो इसमें क्या कहा है कि PMLA, हमारा प्रश्न क्या है इस गद्यांश को लेकर के, PMLA कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन की रक्षा करना, और ऑप्शन बी हमारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन को रोकना, ऑप्शन सी हमारा जनसंख्या पर नियंत्रण, और ऑप्शन जी हमारा नई सड़कों का निर्माण करना। यानी PMLA इसका क्या कार्य है? यहां पर देखा होगा आपने भी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को विशेष रूप से आतंकी फंडिंग के मामलों की जांच के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कड़ी कानून बनाए गए हैं। यदि आतंकी की धन आपूर्ति की श्रृंखला को तोड़ दिया जाए तो उनकी गतिविधि स्वतः ही अंकुश लग जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि PMLA कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन को रोकना। इसका राइट आंसर होगा, ना कि पर्यावरण की रक्षा, ना ही जनसंख्या का नियंत्रण और ना ही नई सड़कों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन को रोकना इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपने 9th प्रश्न पर आते हैं और हमारा 10वां प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए भागीरथी, और ऑप्शन बी भागीरथी, और ऑप्शन सी भाग्यरथी, और ऑप्शन डी हमारा भागीरथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसमें बर्तनी पूछी है, और देखो बर्तनी पूछी जाती है, कुछ बर्तियां बहुत ज्यादा फेवरेट हैं SSC के, जैसे भागीरथी हो गया और बेपत्ती हो गया, दीपिका हो गया, कवित्री हो गया, कवि हो गया, ये सब बहुत फेमस है SSC GD के लिए। तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट बताऊं? कुछ है ही नहीं ऐसा बताने का। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी, डी भी नहीं होगा। अब 11वें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए मूलता, ऑप्शन ए मूलतया, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको SW में बताना है। यानी आपका 11वां प्रश्न क्या है? SW है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और बिल्कुल विस्तार। देखो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम, फिर उसमें ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर उसमें आपको लिखना है SW प्रश्न का जवाब, फिर प्रश्न संख्या डाल करके उसके बाद अपना लिखना है स्कोर, कितना बना आपका स्कोर, उसके बाद लास्ट में अपना फीडबैक की क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, जो क्या कहता है उसकी ओर देखें। तो 12वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए होगा? यानी कि एक शब्द है, कौन सा शब्द है साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए, कौन सा शब्द होगा वो आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा? वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्ड, ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइल, और एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट, और ऑप्शन डी हमारा क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा प्रश्न किस चीज को लेकर के है? साक्ष्य की विश्वसनीयता को लेकर के। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस इसका राइट आंसर होगा। समझ गए आप इसके बारे में? यानी साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए कौन सा शब्द होगा? वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑथेंटिसिटी ऑफ लाइफ नहीं, फाइल नहीं, एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट नहीं। तो इसका क्या होगा? क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस इसका राइट आंसर होगा। यानी साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समझ गए इसके बारे में आप? चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है 13वां प्रश्न है, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करना के लिए होगा? देखिए सारे शब्द, सारे क्वेश्चन, सारे इसमें कोई सी स्लाइड में से आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये प्रश्न गलत है या ये प्रश्न हमारा सही नहीं है SSC GD के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि इतना हार्ड भी नहीं आएगा। तो देखो मैं क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। इस समय आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, तो आपको तैयारी हल्के प्रश्न से कर सकेंगे कभी नहीं कर पाओगे। तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करो। तो हमारा क्या है? मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करना के लिए क्या होगा? ऑप्शन ए एंड्योरमेंट ऑफ हायरिंग, और ऑप्शन बी हमारा स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, और ऑप्शन डी हमारा पोस्टमेंट ऑफ ट्रायल, और ऑप्शन डी डिले इन केस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका बी इसका राइट आंसर होगा, यानी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग
इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित, जो कि 14वां प्रश्न है हमारा 14वां, और निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उपयोग है? एक बात पूछूं आपसे ईमानदारी पूर्वक बताना आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। देखिए बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और चैनल के क्लासेस डिज़ाइन करने में, ऐसा ही नहीं बनता, फिर यहाँ पर आकर इतनी देर तक बोलने में गले में भी दर्द होता है ना। तो बस मैं तो आपसे यही चाहता हूँ ना कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसके बावजूद कि देखो मेरी ये कोशिश है कि मैं ये नहीं सोच के पढ़ा रहा कि आपको अच्छा लगेगा, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जब 27 में एग्जाम होगा तो मैं आपको दिखा सकूँ कि कहाँ से प्रश्न बना कहाँ से नहीं बना। मैं चाहता तो सारे सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर देता, पर मैंने ये कोशिश की कि मैं 1 बाय 1 शुरू करूँ, एक सब्जेक्ट पर ही ध्यानपूर्वक काम करूँ, बस मेरी यही कोशिश है। तो मैं उसी कोशिश में आगे बढ़ भी रहा हूँ। मैं अभी हिंदी की मैंने आपसे वादा किया, क्यों किया? मैं चाहता तो मैं सभी सब्जेक्ट का कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। उसका बस थोड़ा-सा रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँ पर दिल से पढ़ाऊँ, ईमानदारी से पढ़ाऊँ और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊँ। अब मैं इतने तरह के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी सीरीज़ में दोबारा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दूसरी क्लास में अगला ही लाऊँगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है? ऑप्शन ए न्यायिक हिरासत, ऑप्शन बी निवारक निरोध, और ऑप्शन सी हमारा गृह नजरबंदी, और ऑप्शन डी हमारा पुलिस अभिरक्षा। तो हमारे 14th प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का राइट आंसर निवारक निरोध, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप? यानी कि हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। ये शब्द देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पछताएंगे बाद में। इससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी एक पतली सी कॉपी बनाएं हिंदी के लिए, उसमें आपको जो चीज़ पता है बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ नहीं आ रही है उन्हें आप नोट डाउन कर लें। इससे ये होगा जब क्लास लेने आते हैं ना आप शुरू में, तो आप 10-15 मिनट अपनी क्लास को जो चीज़ें लिख रखी हैं आपको रिवीजन करना है, आपको उसका रिवीजन करके ही आना है आपको। अब मैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दे सकता कि भाई आप ये वाले चैप्टर को पढ़ के आए, मैं इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको देख सकें कि हाँ आप कितने पानी में हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का राइट आंसर क्या होगा? निवारक निरोध इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न जो कि 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या कहता है आपका? कार्यालय में लगे नियमों की सूची को क्या कहते हैं? सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए उपस्थिति तालिका, ऑप्शन बी निर्देश बोर्ड, और ऑप्शन सी हमारा नियम सूची, और ऑप्शन डी हमारा सेवा सूची। यानी 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। यानी कार्यालय में लगी नियमों की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपस्थिति तालिका कहते हैं, निर्देश बोर्ड कहते हैं, ऑप्शन सी नियम सूची कहते हैं, या ऑप्शन डी सेवा सूची कहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, मेरी ऐसी आशा है। देखो जिनसे नहीं आ रहा है मैं विनती कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। देखो जब लास्ट स्टेज से रहते हैं ना तो बहुत दुख होता है, जब समय निकल जाता है ना चीज़ों का तो बहुत दुख होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करो, उसको ध्यानपूर्वक लो। जब तक आप क्लास में बैठे हैं तो ऐसा ना हो कि आप शारीरिक रूप से तो क्लास में बैठे हैं लेकिन आप मानसिक रूप से कहीं और हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में बैठे हैं। और देखो बहुत सारे बच्चे ना कमेंट बॉक्स में आपस में लड़ रहे होते हैं, देखो इस तरह की चीज़ें सही नहीं है बिल्कुल भी। आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसी तरीके से बिहेव करें। तो कार्यालय में लगे नियमों की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपस्थिति तालिका कहते हैं, उपस्थिति तालिका कहते हैं, निर्देश बोर्ड कहते हैं, ऑप्शन सी नियम सूची कहते हैं, ऑप्शन डी हमारा सेवा सूची कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15वें प्रश्न का? 15वें प्रश्न का सी इसका राइट आंसर होगा। देखो एक बात आपसे इंपॉर्टेंट कि हमने इस क्लास का 18 क्वेश्चन टारगेट रखा है, तो अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं नहीं? 15 क्वेश्चन आ गए हैं, आगे अब 5 क्वेश्चन कुल बचे हैं। तो क्या इन क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं की हैं जिससे कि आप 18 तक ना पहुँचें? अगर नहीं पहुँचते हैं तो प्लीज़ आप उसका रिवीजन अच्छे से करें, क्योंकि भाई जब आपके पास रोजगार होगा तो दुनिया आपके साथ होगी, रोजगार नहीं होगा तो कोई साथ नहीं देता है, ये बात समझ लें आप। कभी आप सोच रहे हो कि हमारे दुख सुनने के लिए कोई आ जाएगा, नहीं। आप किसी को अपना दुख सुनाएंगे वो केवल आपका हंसी मजाक ही बनाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं। अधिकांश लोग दुनिया में मजा ही लेते हैं दूसरे के दुख का। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये उम्र अभी पढ़ने की है तो उस पर पढ़ने पर समय व्यतीत करो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 16वां है, जो कहता है सुरक्षा कर्मियों को किस कार्य के लिए लिखित निर्देश किस रूप में मिलते हैं?
यानी सुरक्षा कर्मियों को किसी कार्य के लिए लिखित निर्देश किस रूप में मिलते हैं? ऑप्शन ए पहचान पत्र के रूप में, आदेश पत्र के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, टिप्पणी के रूप में। तो हमारे 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। 16वें प्रश्न का राइट आंसर आदेश पत्र होगा। यानी कि देखो ध्यानपूर्वक सुने, सुरक्षा कर्मी को किसी कार्य के लिए लिखित निर्देश किस रूप में मिलते हैं? तो वो आदेश पत्र। देखो सुरक्षा कर्मी को जब कहीं पर भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है तो वो आदेश पत्र के तहत दिया जाता है। यानी कि जो कहने का मतलब बस इतना सा है, सुरक्षा कर्मियों को किसी कार्य के लिए लिखित निर्देश किस रूप में मिलते हैं? तो आदेश पत्र के रूप में। समझ गए इसके बाद? पहचान पत्र के रूप में नहीं, ना ही रिपोर्ट के रूप में, ना ही टिप्पणी के रूप में। समझ गए इस बात को आप? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 17वां है, वो क्या कहता है? जब किसी पुलिसकर्मी को उच्च पद पर भेजा जाता है तो वह क्या कहलाता है? स्थानांतरण, निलंबन, पदोन्नति और ऑप्शन डी हमारा समीक्षा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी हमारे 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 17वां प्रश्न क्या है हमारा? जब किसी पुलिसकर्मी को उच्च पद पर भेजा जाता है। देखो आप बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि भाई प्रशासनिक शब्दावली है तो अच्छी भी है पर संख्या कम है। देखिए मैं आपसे 35 क्लासों का टारगेट दिया ना आपको मैंने, तो मैं 35 क्लासों में आपको इतनी शब्दावली करा दूंगा कि आप 27 के एग्जाम देंगे तो उससे आपको बच के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। और मैंने 35 कहा है आपसे, मैं 40 को ले जाने की कोशिश करूंगा, 40 भी ले जाने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या चीज़ चाहिए आपसे? आपका फीडबैक चाहिए बस। आप चैनल को सब्सक्राइब करें बस, और क्या चाहिए मुझे? देखो जो मेरे साथ काम करते हैं, जो PDF बना करके देते हैं, वो भी बेचारे सब आपके लिए काम कर रहे हैं। सारी बात तो ये, आपसे कोई फीस तो नहीं ले रहे हैं, बस आप चाहते हैं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं बस। तो जब किसी पुलिसकर्मी को उच्च पद पर भेजा जाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी निलंबन, और ऑप्शन सी हमारा पदोन्नति, और ऑप्शन डी हमारा समीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे 17वें प्रश्न का? सी इसका राइट आंसर होगा, पदोन्नति। देखिए पदोन्नति यानी प्रमोशन इसका राइट आंसर होगा। निलंबन नहीं होगा, स्थानांतरण ट्रांसफर होता है तो ये भी नहीं होगा, समीक्षा इसका नहीं होगा। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर इसका पदोन्नति, यानी कि हमारा क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। क्या कहा गया? देखो जब किसी पुलिसकर्मी को उच्च पद पर भेजा जाए, उच्च पद पर क्यों भेजा जाएगा निम्न से ऊंचे पर? जब उसका प्रमोशन होगा तो उसको क्या कहते हैं? पदोन्नति कहते हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि 18वां प्रश्न है। आपात संपर्क सूची क्यों बनती है? ऑप्शन ए विज्ञापन देने के लिए, ऑप्शन बी त्योहार मनाने के लिए, और ऑप्शन सी तुरंत संपर्क के लिए, आवश्यक नंबरों को एकत्रित करने के लिए, और ऑप्शन डी छुट्टी की योजना के लिए। तो 18वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। हमारा 18 प्रश्न क्या है? आपात संपर्क सूची क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन ए विज्ञापन देने के लिए, ऑप्शन बी त्योहार मनाने के लिए, ऑप्शन सी तुरंत संपर्क के लिए, आवश्यक नंबर को एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी छुट्टी की योजना बनाने के लिए। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तुरंत संपर्क के लिए, आवश्यक नंबरों को एकत्रित करने के लिए। देखिए अब जो आपात संपर्क सूची होती है वो क्यों बनाई जाती है? तुरंत संपर्क के लिए, आवश्यक नंबरों को एकत्रित करने के लिए। ये इसका राइट आंसर है। समझ गए आप इसके बारे में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जो हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कहता है हमारा ड्यूटी रोटेशन का लाभ क्या है? ड्यूटी रोटेशन का क्या लाभ है? ऑप्शन ए लोगों को भ्रमित करना, ऑप्शन बी बिना काम के रखना, और ऑप्शन सी हमारा सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्य का अनुभव देना, और ऑप्शन डी हमारा आराम देना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। मैंने आपको देखो SW प्रश्न भी दे दिया है। तो SW प्रश्न दे दिया तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद अपना SW का प्रश्न बताना है, उसके बाद अपना स्कोर बताना है, और उसके बाद अपना फीडबैक बताना है। समझ गए आप इसके बारे में? देखिए बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों को देने से कतराते हैं। भाई कुछ नहीं होता, आपको दें तभी तो आगे कंटिन्यू क्लासें करी जाएंगी, या आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पे क्लास तो बताएंगे तभी तो आगे क्लासेस कंटिन्यू करी जाएंगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका फीडबैक जरूरी होता है, और आप सभी के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो आप सब प्लीज़ उसका सपोर्ट करें। तो सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना इसका राइट आंसर होगा। यानी ड्यूटी रोटेशन का क्या अर्थ होता है? सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना इसका राइट आंसर है, ना कि लोगों को भ्रमित करना, ना ही बिना काम के रखना, और आराम देना भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ड्यूटी रोटेशन का क्या अर्थ होता है? सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और हमारा ये अंतिम प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों के मन में खुशी की लहर जाग उठी होगी कि भाई अब तो हमारे प्रश्न समाप्त।
तो चलिए अच्छी बात है, आपको लग रहा है आपने कितना अचीव किया वो मुझे बताएं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कहता है, मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाती है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ साझा करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने आधे करियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये जैसी ही क्लास समाप्त होगी उससे 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाती है, ऑप्शन ए सराहना के लिए, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता या छोटी गलती पर, और ऑप्शन सी हमारा उपहार देने के लिए, ऑप्शन डी हमारा परीक्षा में पास होने पर। यानी मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाती है, ऑप्शन ए सराहना के लिए, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता या छोटी गलती पर, ऑप्शन सी हमारा उपहार देने के लिए, ऑप्शन डी हमारा परीक्षा में पास होने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा। यानी मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाती है, अनुशासनहीनता या छोटी गलती पर। समझिए इसके बारे में आप। देखिए क्लास को हमारा ये लास्ट प्रश्न था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात की इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने आधे में करियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अपना फीडबैक जरूर दें, दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली यानी 11वें नंबर की क्लास में। इससे पहले जो क्लासेस हैं उसकी मैंने प्ले लिस्ट बनवा दी है, तो आप वहां से जाकर के अपनी प्लेलिस्ट को सेव कर लें, और जब आपका एग्जाम हो तब आप इस प्लेलिस्ट को 2-3 बार देख लें। मैंने ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखी है, उसका कारण बस यही है कि आप अपना रिवीजन समय पर सही तरीके से कर लें, बिना बोरियत को करे हुए। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।